गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म एंड परफेक्ट कंपटीशन डिस्कस करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन बाज़ार का एक रूप है। मार्केट को जब हमने क्लासिफाई किया था, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि उसमें हमने मार्केट्स को 3 मेजर उसमें डिवाइड किया था। पहला परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, जिसको कि फिर 2 भागों में बांटा था हमने। इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और फिर ओलिगोपोली, और तीसरा था जिसे हम लोग कहते हैं मोनोपोली या एकाधिकार। इस प्रकार से हम लोग मार्केट को क्लासिफाई कर चुके हैं। किस किस बेसिस पर उसको हम लोगों ने डिफरेंट मार्केट्स में बांटा था, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं शॉर्ट में। आज हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन होने की क्या क्या शर्तें हैं या परफेक्ट कंपटीशन कब होता है। पहली जो शर्त है परफेक्ट कंपटीशन की, वो है पदार्थ को जो उत्पादित करने वाले फर्में हैं, बेचने वाले हैं, विक्रेता हैं, वो लार्ज नंबर्स में होते हैं। उस इंडस्ट्री में, जो भी इंडस्ट्री है उसमें सेलर्स बहुत होते हैं, प्रोड्यूसर्स बहुत होते हैं, बहुत सारे फर्म्स होते हैं। ये लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, ये पहली शर्त है। इसको हम लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा भी है। पहले तो इसका क्या मतलब है लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, कि इतनी ज़्यादा फर्म्स होंगी कि वो कीमत को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। अगर कोई एक फर्म वस्तु की कीमत को बढ़ाने का प्रयास करता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उसकी जो कीमत है वो उसके लिए जो उसका मात्रा है जिसको कि वो सेल करेगा वो ज़ीरो हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं जो कि पुरानी या घटी हुई कीमत पर वस्तु सेल कर रहे हैं। तो कोई भी क्रेता जो है वो उस कीमत पर नई बढ़ी हुई कीमत पर वस्तु उससे नहीं लेगा। इसका मतलब है कि जब बहुत बड़ी संख्या में फर्म्स होंगी तो उनका प्राइस पर कंट्रोल ज़ीरो हो जाएगा, बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहेगा। दूसरी शर्त जो है परफेक्ट कंपटीशन होने की, वो है बिल्कुल समान पदार्थ या होमोजेनस प्रोडक्ट। बिल्कुल समान पदार्थ का क्या मतलब है कि जो इंडस्ट्री है, मान लो कि वो पेन की इंडस्ट्री है, तो वो बिल्कुल एक जैसे पेन बना रहे हैं। एक जैसे पेन का क्या मतलब है कि अगर उनका कलर अलग है या किसी भी कंज्यूमर को उसका कोई ख़ास चीज़ पसंद आ रहा है, अगर उसमें ज़रा सा भी डिस्टिंग्विश कर लेता है तो वो अपनी पसंद के कारण उसको ज़्यादा चूज़ करेगा उस वस्तु को, और इस कारण से जो सेलर है उसको प्राइस पर थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। तो होमोजेनस प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जितने भी सेलर हैं, जो भी उस वस्तु को बेच रहे हैं, वो बिल्कुल वो घर से उनकी दूरी भी समान है, वो उनका सारा बिहेवियर भी समान है। मतलब अगर कोई ऐसा सेलर या है जो कि बिल्कुल उसका नेचर बहुत अच्छा है, वो मतलब कि कर्ज पर भी वस्तुएं बेच लेता है, तो ऐसी स्थिति में कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होंगे जो उसको प्रेफर करेंगे तो वो कुछ ना कुछ प्राइस पर कंट्रोल कर लेगा। तो जब हम बात करते हैं कि पदार्थ बिल्कुल होमोजेनस होंगे, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल होमोजेनस होंगे, प्राइस पर जो सेलर है या जो फर्म्स है उसका बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि होमोजेनस प्रोडक्ट में बहुत सारी बातें हैं जो कि वस्तु को विभेदीकृत नहीं होने देंगी। इसके अलावा जो एक और शर्त है परफेक्ट कंपटीशन की, कि जो मार्केट में प्रिवेलिंग जो कॉस्ट है, जो भी वस्तु का जो प्राइस है, वो हर बायर को पता है, सेलर को भी पता है। जितने क्रेता विक्रेता हैं दोनों को पता है कि मार्केट में इस वस्तु की क्या कीमत है। अगर ऐसा कोई कंज्यूमर है जिसको पता नहीं है तो उसको कोई भी बायर सेलर जो है वो ज़्यादा कीमत पर वस्तु बेच देगा। ऐसी स्थिति में परफेक्ट कंपटीशन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब प्रचलित कीमत की जानकारी दोनों को होनी चाहिए, सेलर को भी और बायर को भी। इसके अलावा लास्ट एक और शर्त है परफेक्ट कंपटीशन की, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। यानी इंडस्ट्री में जो फर्म्स हैं उनको आसानी से प्रवेश मिल जाता है और
वो आसानी से इंडस्ट्री को छोड़ के भी जा सकती है, मतलब किसी भी प्रकार के कंस्ट्रेंट्स वहाँ पर नहीं है जो कि फर्म को रोकेगी। कि जब फर्में जो है दीर्घकाल में आसानी, अल्पकाल में नहीं, दीर्घकाल में फर्में उस इंडस्ट्री में प्रवेश कर सकती हैं और आसानी से दीर्घकाल में उसको छोड़ के भी जा सकती हैं। इस शर्त को इसलिए रखा गया है कि मान लीजिए कि जब अल्पकाल में फर्में तो अपने प्लांट को चेंज कर नहीं सकती हैं, लेकिन अगर अल्पकाल में उस इंडस्ट्री में लाभ की स्थिति है तो उसको देखकर कुछ नई फर्म्स हैं जो उस इंडस्ट्री में आना चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है अगर उसके लिए किसी तरह का कांस्टेंट कर देंगे तो वो इंडस्ट्री में प्रवेश नहीं कर पाएंगी और दीर्घकाल में भी जो है फर्में जो है लाभ कमाती रह जाएंगी, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में जो लाभ जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, सामान्य लाभ आ जाते हैं, असामान्य लाभ नहीं होते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि फ्री एंट्री और फ्री एग्ज़िट इंडस्ट्री में फर्म्स का है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि पूर्ण प्रतियोगिता की जो प्रमुख 4 शर्तें हैं वो क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं इंडस्ट्रीज़ में। दूसरी शर्त है कि होमोजेनस प्रोडक्ट है। तीसरी शर्त है कि परफेक्ट इंफॉर्मेशन है अबाउट प्रिवेलिंग प्राइस के बारे में। और जो चौथी शर्त है फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ फर्म्स इन इंडस्ट्री। तो इस प्रकार हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन के बारे में जान लिया कि किस परफेक्ट कंपटीशन कब होता है। अब हम लोग देखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन में जो है इक्विलिब्रियम किसी फर्म का किस प्रकार से होगा। तो जब हम लोगों ने जनरल इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो हम लोग क्या देख रहे थे कि जनरल इक्विलिब्रियम में जो है TR और TC के द्वारा हम लोगों ने जानने का प्रयास किया था कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के द्वारा किस प्रकार जो है फर्म्स को इक्विलिब्रियम प्राप्त होता है। उसको हम लोगों ने इस वाले उसमें दर्शाने का प्रयास किया है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो है AR और TR जो है, चूँकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस में चेंज नहीं होगा, तो प्राइस में जब चेंज नहीं होगा तो टोटल रेवेन्यू कर्व जो है वो एक सीधी रेखा इस प्रकार से जाएगी। और टोटल कॉस्ट कर्व जैसा कि हम जानते हैं कि वो OF के बराबर होता है, 0 से स्टार्ट नहीं होता है। फिक्स कॉस्ट हमेशा ऊपर से स्टार्ट होगा और इस प्रकार से टोटल कॉस्ट इस प्रकार से रेखा जा रही है। जहाँ पर T और TR TC के बीच में टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का गैप सबसे ज़्यादा होगा, ये हम लोगों ने स्पर्श रेखाएँ खींचकर ज्ञात कर लिया है। वहाँ पर जो है फर्म मैक्सिमम लाभ अर्जित कर रही होगी और वहीं पर जो है वो जो आउटपुट है OM के बराबर यहाँ पर उतना वो जो है उतना प्रोडक्शन करेगी और मैक्सिमम लाभ की स्थिति में होगी और वहीं पर वो संतुलन में होगी। तो ये तो था टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के द्वारा किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता कब जो है वो संतुलन में है। इसके अलावा जो है हम लोग जो दूसरा मेथड है संतुलन को ज्ञात करने का वो है बाय मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो ये हम लोगों ने इस रेखा में बनाने का प्रयास किया है। ये हम लोग देख रहे हैं कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है, ये लॉन्ग रन नहीं है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है। AR और MR कर्व जो होते हैं वो एक ही होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। जब हम लोगों ने जनरल एनालिसिस पढ़ा था तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जब उस मार्केट में जो है फर्म्स डिफरेंट कॉस्ट पर डिफरेंट प्राइस पर वस्तुओं को बेचती हैं तो AR जो होता है वो प्राइस के बराबर नहीं होगा, वो नॉट इक्वल टू प्राइस होगा, क्योंकि हर वस्तु की कीमत अलग हो रही है तो एवरेज निकल कर सेम नहीं आएगा। जैसा कि इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो एक व्यक्ति जो है वो एक वस्तु को 11 रुपये में बेच रहा है, दूसरी वस्तु को जब वो बेचने जाता है तो फिर प्राइस वही है, तो 2 वस्तु फिर वो 11 रुपये में बेचता है तो उसे मिलता है टोटल रेवेन्यू 22 रुपये। एक दूसरी स्थिति, तो ऐसी स्थिति में AR क्या होगा 22/2 22/2 होगा जो कि 11 निकल के आएगा। मतलब AR इज इक्वल टू 11, मतलब कि प्राइस भी 11 है, AR भी 11 है, मतलब AR इज इक्वल टू प्राइस। और TR पहले भी वही था और अभी भी वही रहेगा, इसका मतलब है MR इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू प्राइस। तो ये कंडीशन जो है परफेक्ट कंपटीशन में होता है।
और अगर एक और हमारे पास उदाहरण हो सकता है कि अगर मान लो एक वस्तु को बेच रहा है तो उसका प्राइस है 10 रुपये, और फिर अगर वो दूसरी वस्तु बेचे फिर प्राइस उसका बदल जाए, तो ऐसी स्थिति में AR इज़ नॉट इक्वल टू प्राइस होगा। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में AR इज़ इक्वल टू MR इज़ इक्वल टू प्राइस होता है, क्योंकि प्राइस में फर्म का बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है और अल्पकाल में जितनी भी फर्म्स हैं सेम प्राइस पर वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या देखते हैं कि AR MR कर्व जो है और प्राइस ये सब एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर वो फिक्स हो गया 12 रुपये तो वो फिक्स हो गया कि वो 12 रुपये ही रहेगा। तो ये हमारा जो AR और MR कर्व है। इक्विलिब्रियम के लिए हमें कौन सी रेखा चाहिए? MC, क्योंकि शर्त क्या है इक्विलिब्रियम की, पढ़ चुके हैं हम लोग जनरल एनालिसिस में कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के द्वारा जब हम इक्विलिब्रियम जानने की कोशिश करते हैं तो पहली शर्त होती है कि MR इज़ इक्वल टू AR, MR इज़ इक्वल टू MC होना चाहिए। तो MR हमारे पास है, MC जो शॉर्ट रन SMC है, ये है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, वो इस प्रकार से जा रहा है। दूसरी शर्त थी कि MC MR को नीचे से ऊपर की ओर काटे, जो कि इसमें फुलफिल हो रहा है। तो MR इज़ इक्वल टू MC कहाँ पर है? E पॉइंट पर। तो इसका मतलब जो फर्म है वो कहाँ पर संतुलन में होगी? E बिंदु पर होगी। और वो कितना आउटपुट प्रोडक्शन उसका क्या है? OM के बराबर प्रोडक्शन है। तो संतुलन हम लोगों ने जान लिया। और ऐसी स्थिति में जो है जब हम जानने का कोशिश करेंगे कि पर यूनिट प्राइस क्या है, पर यूनिट प्राइस उसका AR के बराबर है, क्योंकि प्राइस वही था, वो है OHP के बराबर। हम लोगों को ये ज्ञात करना है कि फर्म जो है लाभ की स्थिति में है या हानि की स्थिति में है। अल्पकाल में फर्म अपना लाभ और हानि की स्थिति को बदल नहीं सकती है, लेकिन वो लाभ की स्थिति में है या हानि की स्थिति में है, इसको ज्ञात करने के लिए हमें एक और रेखा की ज़रूरत पड़ेगी, वो है एवरेज कॉस्ट कर्व, पर यूनिट कॉस्ट कर्व। एवरेज कॉस्ट कर्व क्या हुआ? पर यूनिट कॉस्ट कर्व। एवरेज रेवेन्यू कर्व है हमारे पास। तो एवरेज कॉस्ट कर्व जो है हमारा वो यू शेप होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट कर्व जो मेरा लेक्चर है उसमें मैंने बताया है, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व वो लगभग यू शेप का होता है और वो ये है। इक्विलिब्रियम पर यूनिट कॉस्ट क्या है? MF या OH के बराबर पर यूनिट कॉस्ट है। और पर यूनिट प्राइस क्या मिल रहा है AR के अनुसार? OP या ME के बराबर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि पर यूनिट रेवेन्यू जो है वो पर यूनिट कॉस्ट की अपेक्षा ज़्यादा है यहाँ पर। तो जब हमको अगर प्रॉफिट ज्ञात करना होगा तो प्रॉफिट कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग? टोटल रेवेन्यू, टोटल प्रॉफिट कैसे ज्ञात किया जा सकता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू किसको कहेंगे हम लोग? पर यूनिट प्राइस। टोटल रेवेन्यू होगा हमारा पर यूनिट प्राइस इनटू टोटल आउटपुट, जो क्या है ये हम लोगों ने लिखा है। TR क्या है? पर यूनिट प्राइस इनटू आउटपुट, जो कि क्या है हमारे पास यहाँ पर? OPEM। OPEM के बराबर हम लोग क्या देख रहे हैं कि टोटल रेवेन्यू प्रोड्यूसर को प्राप्त हो रहा है। अब इसी तरह से हम टोटल कॉस्ट भी निकाल लेंगे। टोटल कॉस्ट क्या होगा? पर यूनिट कॉस्ट, इसके अलावा टोटल आउटपुट। तो ये पर यूनिट कॉस्ट इनटू आउटपुट क्या है? OHFM। अब जब हम टोटल प्रॉफिट आसानी से निकाल सकते हैं, TR माइनस TC कर चुके हैं हम लोग। इसमें जब OPEM हमारा TR है, OHFM हमारा TC है, टोटल प्रॉफिट क्या होगा? जब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो एरिया क्या है? PEFH। ये जो एरिया हमारा है वो प्रॉफिट का एरिया है और फर्म को उतना ही प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है PEFH के बराबर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि शॉर्ट रन में जो है फर्म जो है यहाँ पर लाभ कमा रही है और लाभ की स्थिति में है। तो अल्पकाल में जो है फर्म्स अपना प्लांट को चेंज नहीं कर सकती है, तो वो क्या करेगी? उसको अगर लाभ मिल रहा है तो सभी फर्म्स को लाभ मिल रहा है,
इस इंडस्ट्री में जितनी फर्म्स हैं सभी लाभ की स्थिति में है और वो लाभ उनको अल्पकाल में मिलता रहेगा। उसके लिए उन्हें दीर्घकाल में फिर अलग स्थिति हो जाएगी, लेकिन अल्पकाल में ये लाभ उन्हें मिलता रहेगा। दीर्घकाल में क्या होगा, नई फर्म्स जो हैं वो इसमें प्रवेश कर जाएंगी। चूँकि हमने परफेक्ट कंपटीशन में एक शर्त मानी है कि फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट जो है फर्म्स का होना चाहिए, तो लॉन्ग रन में जो है लाभ की स्थिति को देखते हुए नई फर्म्स इस इंडस्ट्री में प्रवेश करेंगी और वो क्या करेंगी, इनके जो ये असामान्य लाभ हैं इसको ख़त्म कर देंगी। तो ये लॉन्ग रन में होगा, ये शॉर्ट रन में असमान स्थिति इन्हें मिलती रहेगी लाभ की। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हानि की स्थिति भी होती है। हानि की स्थिति हम ये देख रहे हैं कि ये जो है ये हानि की स्थिति है। इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि टोटल जो हमारा कॉस्ट है पर यूनिट कॉस्ट OH डैश के बराबर है और प्रोडक्शन OM1 के बराबर है। कॉस्ट कर्व कहाँ है, SAC, जो कि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व से और एवरेज रेवेन्यू कर्व से ऊपर है। इसका मतलब कॉस्ट ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो पर यूनिट रेवेन्यू हो जाता है OP डैश और पर यूनिट कॉस्ट हो जाता है OH1। तो जैसे कि हमने पहले निकाला उसी प्रकार से अगर हम निकालेंगे तो OH1 F1 M1 टोटल कॉस्ट है और रेवेन्यू जो हमारा है OP1 E1 M1 के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में ये जो एरिया है P डैश H डैश F डैश E डैश ये जो है लॉस की स्थिति है। तो शॉर्ट रन में जो है अगर फर्म लॉस की स्थिति में है तो इस इंडस्ट्री में जितनी फर्म्स हैं वो सब के सब लॉस की स्थिति में रहेंगी और फिर वो लॉन्ग रन में क्या होगा कि कुछ फर्म्स इस लॉस को देखते हुए इंडस्ट्री को छोड़कर चली जाएंगी। जब वो चली जाएंगी तो जो बाकी फर्म्स हैं वो फिर इस लॉस से उबर जाएंगी और उनको वो सामान्य लाभ की तरफ चली जाएंगी। और इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि लॉन्ग रन में जो है ये रेखा हमें प्राप्त होगी। लॉन्ग रन में क्या होगा कि जो अल्पकालीन लाभ थे वो ख़त्म हो गए और अल्पकालीन जो लॉस थे वो स्थिति भी ख़त्म हो गई। अब क्या होगा कि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू कर्व, लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू कर्व दोनों को स्पर्श करेगा और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व वो भी इसी को काटेगी। तो LAC का जो लोएस्ट पॉइंट होता है उस पर जो है संतुलन होता है लॉन्ग रन में। लास्टली इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स हैं वो न तो हानि की स्थिति में रहेंगी ना ही लाभ की स्थिति में रहेंगी, उन्हें सामान्य लाभ स्थिति रहेगा। यहाँ पर क्या है, नो लॉस नो प्रॉफिट की स्थिति है और सभी फर्में OM के बराबर प्रोडक्शन करेंगी और वो सब के सब ई पॉइंट पर लॉन्ग रन में वो संतुलन में होंगी। तो हम लोगों ने क्या देखा कि परफेक्ट कंपटीशन में ये आवश्यक है कि लॉन्ग रन में जो है जो असामान्य लाभ या असामान्य हानि जो कि शॉर्ट रन में हो रही थी इंडस्ट्री में फर्म्स को वो ख़त्म हो जाएंगी और सभी की सभी फर्में सामान्य लाभ को प्राप्त करेंगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने फर्म का इक्विलिब्रियम, प्राइस डिटर्मिनेशन इन सबको जाना पर इस डायग्राम के द्वारा और हम लोगों ने ये जानने का प्रयास किया कि लॉन्ग रन जो इक्विलिब्रियम के द्वारा हम जो है ये प्राइस पता कर लेते हैं और संतुलन पता करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कर्व से और एवरेज रेवेन्यू कर्व से हम लोग प्राइस पता करते हैं, एवरेज कॉस्ट कर्व से हम लोग कॉस्ट पता करते हैं पर यूनिट। इस प्रकार ये चार रेखाओं के द्वारा हम लोगों ने ये जानने का प्रयास किया कि फर्म को अल्पकाल में किस प्रकार लाभ होता है, किस प्रकार हानि होती है और फर्म की लॉन्ग रन की रेखाएं किस प्रकार बनेंगी और किस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता में लॉन्ग रन में जो है असामान्य लाभ खत्म हो जाते हैं। नई फर्में या तो प्रवेश करेंगी या पुरानी फर्में छोड़कर इंडस्ट्री को चली जाएंगी, तभी जो है परफेक्ट कंपटीशन पूरा होता है। तो ये आज परफेक्ट कंपटीशन आप लोगों ने जानने की कोशिश की। इस लेक्चर सीरीज़ में मोनोपोली के बारे में अभी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लें कि मोनोपोली में चूँकि जो मोनोपोली एकाधिकारी जो होता है उसका प्राइस पर पूरा कंट्रोल होता है, वो हर यूनिट को अलग अलग प्राइस पर बेच सकता है। तो ऐसी स्थिति में मार्केट में उसका जितना डिमांड होगा वो उतना हाई प्राइस पर उसको अपनी वस्तु को सेल करेगा
और अगर उसकी जो जितना कम अगर उसका डिमांड हो जाएगा तो लो प्राइस पर भी सेल कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में उसका जो AR कर्व है वो ऐसी सीधी नहीं होकर ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है, क्योंकि प्राइस हर बार चेंज कर रहा है। उसी प्रकार MR कर्व भी ऊपर से नीचे गिरता हुआ होगा और AR से नीचे की ओर होगा। तो उसमें भी जो है इसी प्रकार से सेम प्रोसेस यही रहेगा कि MR = MC जहाँ पर होगा वहाँ पर उसका संतुलन होगा, और A और AC के द्वारा हम लोग प्राइस डिटर्मिनेशन करेंगे, कॉस्ट डिटर्मिनेशन करेंगे, और ये जानेंगे कि एकाधिकारी लाभ की स्थिति में है या हानि की स्थिति में है। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में मुझे लगता है कि ज़्यादा और कुछ बचा नहीं है, और बस आज इतना ही। धन्यवाद।